हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, स्टडी विद सुशील गौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास लेक्चर नंबर 6 में आज हम प्राचीन भारत के प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल स्टडी विद सुशील गौर, और पीडीएफ नोट प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं दोस्तों, सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता किस प्रकार की थी? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता जो है वो थी मात्र सत्तात्मक। दोस्तों, मात्र सत्तात्मक क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो प्राचीन समय में जो राज्य की उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत थे ना, उसमें दो सिद्धांत प्रमुख थे। एक तो परिवार सिद्धांत था और दूसरा शक्ति सिद्धांत। और परिवार सिद्धांत के ही अंतर्गत मात्र और पितृ सत्तात्मक दोनों आते थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। अच्छा, तो ये मात्र सत्तात्मक क्या होता है? तो जैसे कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, माता जो है प्रधान होती है। ठीक है, जैसे कि आपने सातवाहन वंश में देखा होगा ना। क्या नाम था, हाँ, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, इस तरीके के जो है माता के नाम को हम मतलब वो सब पहले लगाया करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके के मात्र सत्तात्मकता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता भी क्या थी? मात्र सत्तात्मकता थी। ठीक है दोस्तों, इसी समय हम पितृ सत्तात्मकता भी के बारे में जान लेते हैं कि पितृ सत्तात्मक क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है जो है, इसका मुखिया क्या होता है भाई? पिता होता है। जैसे मान लीजिए कोई पिता है, उसके 5 पुत्र हैं। अब उस पुत्रों के भी कई सारे पुत्र होंगे, ठीक है, अलग अलग। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके से नाभिक से विखंडन जैसा हुआ करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, परिवार बनता है, परिवार से गोत्र और गोत्र से कबीला, और बाद में कबीलों से क्या बन जाता है दोस्तों? राज्य बन जाता है। और एक चीज़ और है कि पितृ सत्तात्मकता रक्त संबंधित, ठीक है, इसके अंदर भावना होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? चार्ल्स मैसन ने। दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की खोज चार्ल्स मैसन ने की थी। अगर इसके बारे में बात की जाए तो 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के मतलब उनको घर बनाने के लिए मिट्टी मतलब खुदाई उदाई करने लगे, तो उनको ईंट मिली। ठीक है, तो उनको जो ईंट मिली ना, उनको लगा कि ये कोई भगवान का चमत्कार है। ठीक है, और उन्होंने उनका उपयोग क्या किया? उन ईंटों का उपयोग अपने घर बनाने में बात जो है यूज़ किया। बाद में क्या हुआ? 1826 में, याद रखिएगा 1826 में, ठीक है, 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने पहली बार, ठीक है, इस सभ्यता की खोज की थी। तो चलिए आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन है। उस समय जो है नगर नियोजन बहुत ही शानदार हुआ करती थी। ठीक है, नाली, जैसा कि उस समय क्या होता था, जैसे कि एकदम बिल्कुल 90+ में, मतलब जिसे इस समय अपना चंडीगढ़ बसा है ना, चंडीगढ़ शहर, इसी तरीके से वहाँ पे बिल्कुल शहरों का जो था ना, बिल्कुल जो एंगल था वो 90 डिग्री पर गलियाँ कटती थी। ठीक, इस तरीके से वहाँ का नगर नियोजन बहुत ही शानदार था। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आर्य का अर्थ। दोस्तों, आर्य का अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, या फिर कहीं कहीं पूज्य भी दिया होता है। ठीक है दोस्तों, पूज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्य सभ्यता थी। तो दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि पितृ सत्तात्मकता क्या होती है। तो दोस्तों, आर्य सभ्यता क्या थी? पितृ सत्तात्मकता थी। दोस्तों, अगर इस समय इस सिद्धांत की बात की जाए तो इस सिद्धांत के जो है समर्थक कौन थे? तो याद रखना, हेनरी मैन। ठीक है, हेनरी मैन्स, ठीक है, याद रखिएगा। और मात्र सत्तात्मकता के सिद्धांत के जो समर्थक थे वो कौन थे? मॉर्गन, मैकलेनन और जैक्स। याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। दोस्तों, 16 महाजनपद के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें देख लीजिएगा आप। फिलहाल मैं बता देता हूँ, 16 महाजनपद जो थे वो अंग था मगध, काशी, वस, वज्जी, कौशल, अवंती, मल्ल, पंचान, चेदी, कुरु, मत्स्य,
कंबोज, सूरसेन, अस्मक तथा गंधार। ठीक है, ये 16 जो है महाजनपद थे, जिसमें से मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, और इसका जो है इसकी सूची जो है अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में जो है वर्णित है। चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ये पूछ रहा है कहाँ पर हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में, ठीक, ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा ईसा के जन्म से पहले हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु अगर पूछे तो याद रखिएगा 483 ईसा पूर्व, 483, लगभग 80 साल की उम्र में जो है इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, 483, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनसे संबंधित कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे कि इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, और इनका एक बच्चा था, नाम था उनका राहुल, और उनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन। ठीक है, याद रखिएगा सुद्धोधन, जो कि इक्ष्वाकु वंशी, क्षत्रिय, शाक्य वंश, ठीक है, वंश से संबंधित थे। और इनके माता जो थी वो थी माया देवी, जो कि कोलीय वंश से थी। ठीक है, याद रखिए कोलीय वंश, मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ, कोलीय वंश। इनकी माता जो थी, क्या नाम था, महामाया। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो ये जो थे कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ये बोध गया में हुआ था। एक्चुअल में बोध गया पहले इसका नाम नहीं था। देखिए, इनका जो है, इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, तो तब जाकर के वहाँ का नाम, जहाँ पे जिस स्थान पे ये मतलब अपनी अभी तपस्या कर रहे थे, उसका नाम जो है बोध गया उनका जो है नाम हुआ। ठीक है, याद रखिएगा इनके जो प्रथम गुरु थे आलार कलाम, याद रखिएगा आलार कलाम, कभी कभी पूछ लेता है। और जो बैसाखी पूर्णिमा 35 वर्ष की आयु में जो है इनको ना पीपल के वृक्ष के नीचे जो है निरंजना नदी के किनारे, याद रखिएगा निरंजना नदी के किनारे इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था। अच्छा, इन्होंने जो अपना व्रत तोड़ा था तो वो खीर खा के तोड़ा था। याद रखिएगा दोस्तों, खीर खाया था, और खीर जिसने खिलाया था उस लड़की का नाम था सुजाता। ठीक है दोस्तों, सुजाता नाम था। हुआ क्या था, सुजाता को जो कोई उसने मतलब मन्नत मानी थी, और वो खीर ला करके उस पेड़ के नीचे लाई थी चढ़ाने के लिए। और उसके बाद महात्मा बुद्ध को भी उन्होंने, सुजाता ने कहा था कि जिस तरीके से मेरी मन्नत पूरी हो उस तरीके से आपकी भी मन्नत पूरी हो। और भगवान बुद्ध की मन्नत क्या थी, उनको तो भाई जानना था ना कि वास्तव में है क्या चीज़, दुनिया में है क्या चीज़, मतलब ज्ञान क्या है, इसके बारे में। तो रात में उन्होंने ये बात कही सुजाता ने, और बाद में उन जो है महात्मा बुद्ध को रात के समय में ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। तो याद रखिएगा पीपल वृक्ष जो बाद में क्या कहलाया, बोधिसत्व कहलाया। पीपल वृक्ष बाद में बोधिसत्व कहलाया, और गया के समीप वह स्थान जहाँ पे वो तपस्या कर रहे थे, तो वही क्या कहलाया, बोध गया कहलाया। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने काशी के निकट जो मृगदाव है, आधुनिक जो है सारनाथ, वहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और कभी कभी पूछ लेता उनका जो प्रिय शिष्य क्या नाम था उनका, आनंद। ठीक है दोस्तों, आनंद नाम था। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि प्रथम महिला जो कि बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली थी, उनका नाम क्या था, तो वो था महाप्रजापति गौतमी। याद रखिएगा दोस्तों, महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध की विमाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु, जो कि मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि बुद्ध की मृत्यु जो थी वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकर, दोस्तों जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो मतलब जन्म मरण के बारे में जान ले, ठीक है, अपनी मतलब पांचों इंद्रियों को वश में कर ले, इस तरीके के मतलब जो थे ना लोग, वो तीर्थंकर कहलाते थे। और जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 2-3 लोगों के बारे में अक्सर पूछता रहता है, जैसे कि प्रथम तीर्थंकर तो वो कौन थे, ऋषभ देव थे। द्वितीय कौन थे, तो वो थे अजितनाथ। और 22 नंबर का 22, 23, 24 का पूछ लेता है, तो 22 नंबर के अरिस्टनेमी थे, और 23 के थे पार्श्वनाथ। याद रखिएगा 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और जो मेन रूप से जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं वो 24वें नंबर के वर्तमान महावीर स्वामी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महावीर थे तो वो 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है
जैन धर्म के त्रिरत्न, दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न जिसे हम रत्न त्रय, याद रखना रत्न त्रय करके भी कभी कभी पूछ लेता है, तो वो कौन था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये तीनों थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अच्छा दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में एक बात पूछी जाती है कि बौद्ध धर्म का मार्ग क्या है, तो वो मध्यम मार्ग है। ठीक है, बौद्ध धर्म हुआ क्या था, महात्मा बुद्ध जब तपस्या कर रहे थे तो वो मतलब परेशान हो गए कि आखिर में हो क्यों नहीं रहा, तपस्या मतलब हमारी सफल नहीं हो रही है। तो एक बार क्या हुआ, वो वहाँ बैठे थे तो अचानक उनको ना कुछ औरतों की आवाज़ सुनाई दी, वीणा के बारे में वो गाना गा रही थी कि वीणा के तारों को ज़्यादा ढीला भी नहीं देना चाहिए और ज़्यादा कसना भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ढीला दे देंगे तो वो मतलब आवाज़ नहीं उसकी क्लियर होगी, साफ नहीं आएगी, और अगर ज़्यादा कस देंगे, टाइट कर देंगे तो बीड़ा की तार टूट जाएगी। तो उनको लगा नहीं सही है, हमारे अपने जीवन को भी जो है इसी तरीके से रखना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, नेक्स्ट है संगम का अर्थ। ठीक है दोस्तों, संगम का अर्थ, तो संगम जो है ये तमिल कवियों का संघ हुआ करता था। ठीक है, इसमें 3 संगम का जिक्र मिलता है, जैसा कि यहाँ पे दिया कितने संगमों का आयोजन हुआ था, 3 का हुआ था। तो 3 संगम का, तो जैसा कि प्रथम संगम के बारे में जो है बताया जाता है कि ये मदुरा में हुआ था और अगस्त ऋषि, ठीक है, इसके अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है पुहार बंदरगाह। तो ये पुहार बंदरगाह दोस्तों चोलों के जो सानिध्य में था, मतलब चोलों के देख रेख में था, उनके समय में था, और ये तमिलनाडु, ठीक है, जो कि इस समय नागा क्या नाम है, हाँ नागापत्तिनम, ठीक है, जो कि तमिलनाडु का एक जिला है वहाँ पर है। ठीक है, इसे पूमपुर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा पूमपुर। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रैबो एरियन जस्टिन चंद्रगुप्त को कहते हैं, तो वो थे सेंड्रो कोट्स, और इनकी पहचान किसने की थी? तो वो की थी विलियम जॉनसन ने। याद रखिएगा दोस्तों, विलियम जॉनसन ने। अच्छा, चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो वो हुआ 322 ईसा पूर्व में, और जो नंद साम्राज्य था ना, घनानंद को हराया था इन्होंने, पराजित किया था। जन्म तो 345 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, और इनका निधन 297 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला, जो कि इस समय कर्नाटक में है। ठीक है, वहाँ पे हुआ था। इनके पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज आया था, तो दोस्तों मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अशोक के अभिलेखों को खोजा गया, किसने खोजा था? तो याद रखिएगा पैंथलर ने। याद रखिएगा दोस्तों कि टी पैंथलर, यहाँ पे टी होगा, तो दोस्तों की नहीं, टी पैंथलर। ठीक है, नेक्स्ट है भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया तो किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि पाटलिपुत्र की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ठीक है दोस्तों, उदयन ने लगभग 2000 वर्ष पहले इसकी स्थापना की। अजातशत्रु का जो कि उत्तराधिकारी था। ठीक है, उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है शीशे के सिक्के चलाए। तो शीशे के बाद सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन ने। और सातवाहन जो है मात्र सत्तात्मकता था। ठीक है, इसके जो शासक थे। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हों में उल्लेख है, तो किसके बारे में? मिनांडर तथा नागसेन के शास्त्रार्थ। ठीक है, मिनांडर तथा नागसेन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मिनांडर तथा नागसेन, ये नाग ना होकर के नाग होगा। ठीक है, नागसेन है, याद रखना दोस्तों, नागसेन। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का शासक। तो दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का शासक कौन था? तो ये था घनानंद। याद रखना, नंद वंश का संस्थापक, जो कि अंतिम संस्थापक था, घनानंद था। ठीक है, नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी थी। तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर, जो कि आधुनिक पेशावर है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, पेशावर। ठीक, विवाह के 8 प्रकारों में सर्वोत्कृष्ट विवाह था।
तो दोस्तों विवाह के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। तो उनमें सर्वोत्तम विवाह जो है वो होता है ब्रह्म विवाह, जो कि इस समय का अरेंज मैरिज, ठीक है, इस तरीके से नाम दिया गया है, अरेंज मैरिज। उस समय ब्रह्म विवाह था। बाकी सब विवाहों में जो कन्या होती है ना, या तो उनको खरीदा जाता है या फिर उनके विपरीत जो है उनके मतलब उनको जो है ना उनके विचारधाराओं से मतलब अलग होता है, मतलब एक तरीके से अपहरण कर लिया जाता है या इस तरीके से विवाह होता है, तो जो कि कन्या के बिल्कुल विरोध में होता है। कन्या वो नहीं चाहने के बावजूद भी उनका विवाह होता है। तो सर्वोत्तम विवाह जो है इसीलिए ब्रह्म विवाह माना गया। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टीन। तो भारत का आइंस्टीन किसको कहा गया है? तो दोस्तों भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति थी। तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित लेख है। जो हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ठीक है, और इस लेख को जो समुद्रगुप्त कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ जो है खुदवाया था। तो समझ लेना ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शकों का उन्मूलन किया। तो शकों का उन्मूलन किसने किया दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरीके से दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, तो किसके द्वारा हुआ था ये आपको बताना है। पुलकेशिन द्वितीय पराजित हुआ था, तो किसके द्वारा पराजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।